चलो अब आप आगे करो। लास्ट लेक्चर आपने हिस्ट्री के ऊपर किया, उत्तराखंड राज्य का इतिहास, और राज्य इतिहास में क्या कुछ आपने किया। पहला इतिहास का जो पहला कालखंड है ना, वो आप पढ़ रहे थे, उसको क्या बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल एरा, इतिहास का सबसे पुराना कालखंड, इसको प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक इतिहास का वो दौर है जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, तो इसको पुरातत्वों के आधार पर पढ़ा जाता है। खुदाई से जो चीजें मिल जाए उनके आधार पर हम इस इतिहास को पढ़ते हैं। अब प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री में, प्राक ऐतिहासिक इतिहास में आपने अभी तक क्या किया है कि सर हमने ये जानने की कोशिश करी कि राज्य में क्या क्या चीजें मिली है। जैसे सबसे पहले आपने क्या देखा, समाधान, डेड बॉडीज की बात करोगे तो उत्तराखंड में डेड बॉडीज मिली है, देवीधुरा, चंपावत। इसके अलावा मलारी गांव, वहां का उत्खनन कार्य किया गया, वहां से कुछ डेड बॉडीज मिली है, जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें पता चली है। समाधानों के अलावा प्रीहिस्टोरिकल हिस्ट्री में आपने गुफा चित्र देखे, गुफा चित्र बना दिए। गुफा चित्र बताओ तो सफेद रंग के चित्र कहां से प्राप्त हुए तुम्हें? सफेद रंग के चित्र किमनी गांव से। और शंख लिपि के प्रमाण कहां से मिले? हुडली गुफा से। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें आपको मिली है। सामूहिक नृत्य, लाखों उडियार की गुफा चित्र, पशुचारक संस्कृति, पशुचारक गोरखा उडियार, है ना। तो ऐसे अलग अलग जगह पर अगर आप देखोगे तो हमें वहां से कुछ ना कुछ गुफा चित्र जो है वो प्राप्त होते हैं। ये बात आपने कर दी थी प्रीहिस्टोरिकल हिस्ट्री में। एक तो समाधानों की बात होती है प्रीहिस्टोरिकल हिस्ट्री में, गुफा चित्रों की बात होती है, और आपने देखा तो प्रीहिस्टोरिकल हिस्ट्री में हमें कप मार्क्स मिले। राज्य के अलग अलग स्थानों से हमें कप मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, हमें अपने राज्य के अंदर बहुत सारे स्थानों से ताम्र उपकरण मिलते हैं, तांबे के बने हुए उपकरण, है ना। ये पॉइंट आपने किए थे, लास्ट आपने पॉइंट क्या किया, हाँ, ताम्र उपकरण आपको मिले, कप मार्क्स मिले। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रूफ करती है कि हमारे राज्य उत्तराखंड पर एक दौर ऐसा भी था कि जब यहाँ पर आदि मानवों का शासन था, या आदि मानव रह रहे थे, या आप ऐसा कहो कि ऐसे कोई लोग रह रहे थे जिनको लिपि का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने लिखा कुछ नहीं, जो कुछ है वो पुरातात्विक है। ठीक है, तो इस वाले इतिहास के कालखंड को क्या बोलते हैं, प्राक ऐतिहासिक। इसे इतिहास का प्रथम चरण माना जाता है, प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री इसको कहा जाता है। अब आप इस प्राक ऐतिहासिक कालखंड से आगे निकलो, और जब हम ऐतिहासिक कालखंड पर आते हैं, ऐतिहासिक कालखंड का मतलब है उस दौर में पहुंचो जहां के हमारे पास कुछ ना कुछ प्रमाण है। ठीक है, उसके बारे में जब आप डिस्कस करोगे तो ये कुछ बेसिक बातें समझो। देखो भाई, हम जहां का इतिहास पढ़ रहे हैं वो जमीन का टुकड़ा आज ऐसा है ना। आज इन्होंने कहा ये देहरादून है, उत्तराखंड है, टिहरी, पौड़ी, चमोली, तो सरकार ने कहा है, तो पहले हिस्ट्री में थोड़ी है ऐसा कुछ रहेगा, है ना। अब देखो क्या कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि उत्तराखंड का ये जो जमीन वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, अब शुरू में तो ये लोग रहते थे, प्री हिस्टोरिकल एरा चल रहा था। अब जो किताबें हैं, अलग अलग किताबें, अब अगर हम उन किताबों को पढ़ेंगे तो उन किताबों के अंदर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई इतिहास क्या था यहाँ का। एक टाइम पीरियड तो वो है ना जिसके बारे में लिखा ही नहीं गया है, तो जिसके बारे में लिखा ही नहीं वो कैसा इतिहास हो गया, प्राक ऐतिहासिक। उसके बारे में तो अंदाजा लगाना पड़ेगा सब कुछ। जैसे हमने अंदाजा लगाया कि भाई हमको समुद्री जीवों के अवशेष मिले, तो इसका मतलब यहाँ टेथी सागर रहा करता होगा, बाई चांस है ना, हो सकता है ना भी रहा करता होगा। फिर वो जब इतिहास खत्म होता है प्री हिस्टोरिकल वाला, तो उसके बाद हम उस इतिहास को ढूंढते हैं जो लिखा गया है, और जो लिखा गया इतिहास है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक। अब उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसे क्रमबद्ध रूप से किसी ने लिखा ही नहीं, क्योंकि स्रोत नहीं है। इन पहाड़ों में हमें कोई ऐसे सोर्स मिले ही नहीं। यहाँ पर जो लोग पहली शताब्दी में रहते थे, सन 150, 200, 140, 150 ईस्वी में जो लोग यहाँ पर रहते थे, उन्होंने लिखा नहीं, और अगर लिख दिया होगा तो वो खो गया कहीं। पहले तो हम ये मानते कि लिखा नहीं, हो सकता है उन्होंने लिखा होगा, कहाँ है वो, मिल नहीं रहा। काश कि वो किताब मिल जाए जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, तब क्या दिक्कत है, तब तो पेन घुमाना है उस पर, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, मिल ही नहीं रहा कहीं पर। तो इसका मतलब उन लोगों की जो लिखित स्रोत है वो बहुत कम है। जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र पर था, प्रथम शताब्दी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, मेरी बात को सुनो आप, 1600 ईस्वी तक जो लोग यहाँ रहे, उन बेटों ने लिखा नहीं, कुछ मिले नहीं वो कहीं, और उन्होंने हमारे को टेंशन कर दिया बहुत ज्यादा। लिख देते कितना अच्छा होता ना, हमको सीरत किताब पढ़नी थी। जो भी यहाँ रहते थे उन्होंने लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखा मेरे को नहीं पता, हमारे कौन से रिश्तेदार लगते पर नहीं लिखा, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा।
तो कैसे पता चलेगा बताओ यहाँ क्या हुआ? इन्होंने नहीं लिखा इसका मतलब ये नहीं कि किसी ने नहीं लिखा, इन्होंने नहीं लिखा, कभी कभी इन्होंने लिख दिया इनके बारे में। हमारे पड़ोस में रहता है, उसका नाम गुल्लू है, बस आइडिया लग गया, ए बेटा गुल्लू है कोई यहाँ। इन्होंने लिख दिया जो यहाँ रहते हैं दिल्ली में, इन्होंने लिख दिया, इधर वालों ने लिख दिया। या कभी कोई घूमने आया हो यहाँ, कोई ऐसे ही घूमने फिरने आया हो, नाम सुने आपने वोइन सांग, वो आया तो उसने लिख दिया भाई घूमते घूमते मैं ऐसी जगह पहुंचा, ऐसी जगह पहुंचा। तो प्रभु धन हो इनका, उनका धन हो, नहीं तो इतिहास हमारा पता ही नहीं चल पाता। ये जो आए बीच में यात्री आए, अड़ोसी पड़ोसी जो थे हमारे, अब जब हमारे यहाँ तो कोई ऐसी किताब है नहीं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताए, तो अब हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों के नोट्स पढ़ेंगे, अगल बगल वालों के नोट्स पढ़ेंगे, इधर उधर देखेंगे कि भैया यहाँ के बारे में क्या लिखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं लिखा है, यहाँ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर यहाँ के बारे में जो कुछ चीजें लिखी गई है वो चीजें जिन किताबों में लिखी गई है उन किताबों पर भरोसा आज का इतिहास कम करता है। उन किताबों पर ऐसा नहीं कि यहाँ के बारे में लिखा नहीं है, यहाँ के बारे में जो लिखा है वो सुन लो, पहले मोटा मोटा सुन लो। यहाँ के बारे में ये लिखा हुआ है कि एक था कुबेर, उसकी राजधानी थी। ये किसकी राजधानी थी बोल? कुबेर की राजधानी। कौन है कुबेर? कुबेर कौन है? धन का देवता। हाँ, ये यहाँ था। फिर बोलते इसके नीचे ये कैलाश था, यहाँ भगवान शिव रहते थे, शिव की पत्नी का नाम नंदा था। यहाँ नीचे हरिद्वार के पास में एक राजा था, उस राजा की बेटी से अर्जुन ने विवाह किया। 5 भाई पांडव जौनसार गए, लाखा मंडल के लक्षाग्रह में जल गए। ये तो लिखा है, ऐसा थोड़ी कि लिखा नहीं है, पर ये जो कुछ लिखा हुआ है इसे आज के इतिहास में हम एक प्रूफ वाला स्रोत नहीं मानते हैं, इसे हम साहित्यिक स्रोतों के अंदर स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि सर महाभारत में उत्तराखंड का खूब उल्लेख आएगा, रामायण में भी आएगा कि जब उसको, क्या था वो भाई साहब का नाम, लक्ष्मण भैया को जब लगी मूर्छा तो उसके लिए चाहिए था जड़ी बूटी। कहां से आई बल? चमोली गढ़वाल से आई बल। हनुमान जी चमोली गढ़वाल आए। तो ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है, लिखा है, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। महाभारत और रामायण की ये जो कथाएं हैं, सबसे पहली बात, इसकी रचना किसने करी, इसकी रचना किसने करी, ये मुझे बता दो। रामायण, अच्छा महाभारत की रचना किसने करी? महर्षि वेद व्यास ने। वेद किसने रचे? महर्षि वेद व्यास ने वेदों को लिखा ना। लिखा किसने? गणेश भगवान ने। अब वेद व्यास जी बोलते रहते, भाषा लिखते रहते, ये था ना कहानी। अब आओ पहले प्रश्न पे कि महर्षि वेद व्यास ने जो वेद लिखे वो किस पे लिखे? मतलब तुमको ये बताना है, कॉपी पे, कॉपी लाइन वाली थी, ब्लैंक थी, किस पे लिखे? कॉपी। किस रंग के पेन से? पेन रंग कलर कुछ थोड़ा तुक्का है ना, तुक्का। तुमको कैसे पता? तुम वेद व्यास के जमाने को, तुक हमारे ना गुरु जी ऐसा लिखा। हाँ इतना कहते हैं सर, भोजपत्र के वृक्षों पर लिखा, भोजपत्र था, इस भोजपत्र के पत्तों पर लिखा, मतलब पत्ते पे। मिला वो पत्ता किसी को? कभी किसी को पत्ता मिला जिसपे लिखा हुआ था? और वो पत्ता आज से हजारों साल पहले का पत्ता, अब सूखेगा नहीं वो पत्ता, अक्रंक नहीं होगा हाथ लगा के। ये भोजपत्र के वृक्षों पर लिखा। मिला भी वो कोई पत्रा मिला भी ना जी? मिला कुछ नहीं सर, मिला नहीं, बस वेद व्यास ने लिखा। पर कहाँ लिखा हमें क्या पता कहाँ लिखा। मिली वो किताब किसी को? वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण किसी को साक्षात मिली? मिली थोड़ी। सर इन्होंने रचना कर दी, वेद व्यास ने रचना कर दी, वाल्मीकि ने रचना कर दी। इन्होंने ये 2 ग्रंथ लिखे। ग्रंथ लिखने के बाद जो टीचर थे, टीचर ने स्टूडेंट को ये ज्ञान दिया इस किताब को पढ़ने के बाद, और जाकर के स्टूडेंट को बता दिया। स्टूडेंट ने वो ज्ञान ग्रहण किया, स्टूडेंट ने वो ज्ञान अगली पीढ़ी को दिया। तुम्हारे दादाजी को ये पढ़ाया गया महाभारत और ये वो, और दादाजी ने पिताजी को पढ़ा दिया, पिताजी ने तुमको पढ़ाया, तुमने अगली पीढ़ी को पढ़ाया। ऐसा चल रहा था पीढ़ी दर पीढ़ी, मौखिक रूप से ज्ञान अगली अगली पीढ़ी तक पहुंच रहा था। और जब मौखिक रूप से ये ज्ञान अगली 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 पीढ़ी में पहुंचा, तो जिस पीढ़ी में गुप्त काल के दौरान, जब गुप्त काल आया ना, गुप्त काल के समय भारत में खूब साहित्य रचना हुई, और गुप्त काल के समय किसी ने इसको लिख दिया। तो महाभारत उस दौर में थोड़ा ही लिखा गया जब महाभारत हुआ, या रामायण उस दौर में थोड़ा ही लिखा गया जब रामायण जब राम जी थे तब थोड़ी। ये कई हजार वर्षों के बाद ये पुस्तकें लिखी गई, ये धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, इसलिए इन पर भरोसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ सुनकर लिखे गए, सुनकर। श्रुति संहिता कहते हैं इसको। और श्रुति संहिता में सबसे बड़ा नुकसान ये कि अगर स्टोरी मेरे पसंद की नहीं है, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई और मैंने कहानी सुनी, अब कहानी अगर मुझे पसंद नहीं आ रही है,
और मैं थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड का हुआ तो मैं कहानी बदल दूंगा भाई साहब, पूरे चांसेस है कि मैं कहानी को बदल दूंगा। मेरे बचपन की फेवरेट पिक्चर तेरे नाम थी, तुम देख रहे थे तेरे नाम पिक्चर, क्या नाम है उसका, सलमान खान। और मेरी फेवरेट, मैं बाल भी रखता था भाई बीच में से, बीच की मांग रखी मैं, मतलब मेरे दौर की फेवरेट पिक्चर थी। अपनी क्लास में मैं पहला हुआ जिसने वो पिक्चर देखी। उस जमाने टीवी वीवी का इतना था नहीं रोल, तो जब मैं पिक्चर देख के आया अच्छी लगी मुझे, सब पिक्चर अच्छी लगी। मैं ये चाहता था कि लास्ट में हीरो और हीरोइनी का शादी हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। हीरोइन मर गई लास्ट में, हीरो पागल हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा, रात नींद भी नहीं आ रही थी। अब मेरे क्या लग रहे हो ना, मेरे कुछ लग नहीं रहे, बुरा लग रहा था मुझे। अगले दिन जब मैं क्लास में गया तो क्लास VCR कैसेट होते थे उस जमाने, DVD CD प्लेयर। तो क्लास में मेरे जितने दोस्त मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा देख ली पिक्चर, मैंने कहा हाँ देख ली। भाई बता क्या हुआ, अब मैं उनको सुना रहा हूँ, भाई पिक्चर में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, आगे टीचर पढ़ा रहा, हमें क्या मतलब, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद चल रही कहानी पूरी। एंड मैंने बदल दिया, लास्ट मैंने बदल दिया। फिर उसने कहा फिर क्या हुआ, वो पागल हो गया था। मैं बोला पागल हुआ, उसके बाद वो आता है हीरो, घर आता है और दुल्हन की शादी से ठीक पहले उन दोनों की शादी हो जाती। मैंने बदल दिया। जब उन्होंने देखा गालियां दी उन्होंने मुझे बाद में, भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं। मैंने कहा नहीं, अच्छा मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज नहीं हुआ था, श्रुति संहिता का नुकसान है ये कि जब आप कोई स्टोरी सिर्फ सुन के ग्रहण कर रहे हो ना ज्ञान, तो अगली पीढ़ी में जाते समय आप उसके कुछ कुछ पात्रों को चेंज कर सकते हो, क्योंकि सुन के लिख रहे हो। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र के बारे में लिखा नहीं गया है, लिखा गया है, पर जिन पुस्तकों में लिखा गया है उन पुस्तकों पर हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते, उन किताबों पर हम बहुत सारा विश्वास नहीं करते। देखो पहला जो इतिहास था उसका नाम क्या था, प्राक ऐतिहासिक। दूसरा जो इतिहास होता है उसको क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक। सर ऐतिहासिक इतिहास किसे कहा जाता है, तो ऐतिहासिक इतिहास ये इतिहास का वो कालखंड है जिसके हमारे पास कैसे साक्ष्य होते हैं, लिखित साक्ष्य। इसके हमारे पास लिखित साक्ष्य होते हैं और इनको हम पढ़ भी सकते हैं। तो क्या ऐतिहासिक इतिहास में सिर्फ लिखित साक्ष्य होते हैं, तब आप कहोगे नहीं सर, ऐतिहासिक इतिहास के भी तो पुरातात्विक साक्ष्य है, इसके भी तो हमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमको खुदाई से मिलेंगी। जब आप खुदाई करोगे तो जरूरी थोड़ी कि आदि मानव का ही मुकुट मिलेगा, अजय पाल का भी तो मिल सकता है। हो सकता है अजय पाल का छूट गया हो युद्ध में कहीं, तुमने खुदाई करी और टाक जैसी मिल गई, ये राजा अजय पाल महाराज, ऐसा भी तो हो सकता है। ताम्र पत्र मिलते हैं खूब सारे, तांबे के पत्र। तो ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक इतिहास मतलब उसके सिर्फ लिखित होते हैं ना, ये तो एक एडवांटेज है कि लिखित होता है, पर उसके कौन से साक्ष्य भी होते हैं, पुरातात्विक। तो जब हम ऐतिहासिक इतिहास पढ़ते हैं तो यहां पर भी इतिहास के दो प्रकार के साक्ष्य होते हैं। पहले प्रकार के साक्ष्यों को हम बोलते हैं कैसे साक्ष्य, लिखित, जो लिखा हुआ मिल जाए। इसमें कोई किताब हो सकती है, कोई अभिलेख हो सकता है, ताम्रपत्र हो सकता है, कुछ भी जो लिखा हुआ है, ये पहला प्रकार का साक्ष्य है, लिखित। दूसरे प्रकार का साक्ष्य को क्या बोलते हैं, अलिखित। ठीक है जी। जो लिखित साहित्य है, जो लिखित स्रोत है, इतिहास के जो लिखित स्रोत होते हैं उन्हें साहित्यिक स्रोत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको, और साहित्यिक स्रोत भी कहते हैं उनको। ठीक। और जो अलिखित है उस अलिखित को क्या बोलते हैं, जो लिखा हुआ नहीं है। जैसे परसों पढ़ रहे मुखौटा मिला, बोला पुरातात्विक मुखौटा। मुखौटा किसका था, वो मुखौटा किसका था जो परसों मलारी गांव से मिला था, किस, इतना क्या सोच रहे तुमको, किसी को थोड़ी पता नहीं किसका था, लिखा थोड़ी है उस पर, इतना क्या सोच रहे तुम, पता है तुमको मुखौटा कैसा, पता नहीं किसका था गुरुजी, पुरातात्विक है। पुरातात्विक है ना, किसी का भी हो सकता है। तो पुरातात्विक मतलब अलिखित। अब सुनो, जो लिखित स्रोत है, इतिहास के जो लिखित स्रोत है उनको फिर हम दो हिस्सों में बांटते हैं। इतिहास पढ़ना कभी कठिन नहीं है, बस अप्रोच हो जानी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा गरीब आदमियों के इतिहासकार तुम भी बन जाओ, तब उसको आप जल्दी 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 से समेट लोगे। तो जो लिखित स्रोत है वो कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहले प्रकार के लिखित स्रोतों को कहते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य मतलब ब्राह्मणों के द्वारा रचित साहित्य, खत्म। जो साहित्य ब्राह्मणों ने रचा, कौन सा, वेद पुराण उपनिषद विषय सब, इन सबको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण साहित्य। वो भी तो लिखा हुआ है, वो भी तो लिखित साक्ष्य है, उसमें भी तो बता रहे हैं, ऐसा था, अलकापुरी था, शोणितपुर था, ये था, कैलाशपुरी था। तो लिखित साहित्य कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक को बोलते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का अर्थ क्या होगा, किसी धर्म विशेष के ऊपर लिखा जाने वाला साहित्य। हिंदू धर्म के ऊपर लिख दिया, ब्राह्मण साहित्य। जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम ब्राह्मण साहित्य को रखते हैं किनारा, इस पर विश्वास नहीं करते।
इस पे विश्वास करोगे तो कम से कम मुझे लग रहा है 1 साल तो यही पढ़ना पड़ेगा, रामायण महाभारत। चलो चैप्टर नंबर 1 राम का जन्म, आज क्या पढ़ रहे, सीता का वो हरण, ऐसे चले चैप्टर आते हैं पेपर में प्रश्न तुम्हारे पास। कल पेपर में ऐसा प्रश्न है सीता हरण किसने किया, जबकि लिखा तो वो भी है ना, पर वो कैसा साहित्य है, ब्राह्मण। ये किसी धर्म विशेष के ऊपर लिखे हुए जो ग्रंथ होते हैं उन्हें ब्राह्मण साहित्य कहते हैं, और इन्हें हम साहित्यिक स्रोतों के रूप में जनरली नहीं लेते हैं। आप समझो मेरी बात, ब्राह्मण साहित्य के रूप में। दूसरे प्रकार का जो साहित्य होता है उसे कहते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य नाम से ही क्लियर हो रहा है। लौकिक साहित्य मतलब ऐसी किताबें, ऐसी पुस्तकें, ऐसा साहित्य जो लोक के ऊपर लिखा है, समाज के ऊपर, जो किसी धर्म के ऊपर नहीं लिखा है। यहाँ राम जी की कहानी चल रही है, कृष्ण की कहानी चल रही है, सतयुग त्रेता युग चल रहा है, इधर कोई त्रेता तुरंत नहीं चल रहा। यहाँ किसी आदमी ने किताब लिख दी, आजकल चल रहा है सन 800 ईस्वी, आजकल कश्मीर का राजा ये, जम्मू का राजा ये, इसका राजा ये, इसका राजा। तो जो लोक परलोक के बारे में हमें जानकारियां दे रही है उसे क्या बोलते हैं, लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जैसे आप नाम सुनते, राज तरंगिणी बड़ी फेमस किताब है, तो राज तरंगिणी में उस समय क्या क्या हो रहा था यहाँ पर, वो सब कहानी लिखी। तो हम करते हैं विश्वास इस पर, ब्राह्मण साहित्यों पर विश्वास नहीं किया जाता है। किस पर, लौकिक साहित्य। अब दिक्कत यह है कि लौकिक साहित्य हमारे राज्य में कम रचे गए, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है ना, तो यहाँ पर ज्यादा देवताओं का हिसाब किताब है, तो ब्राह्मण साहित्यों में खूब उल्लेख है इसका। ब्राह्मण साहित्यों में बिना उत्तराखंड के आप किसी भी ब्राह्मण साहित्य को उठा लो, ऋग्वेद से लेकर के शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, केदारखंड, मानसखंड, कोई भी धार्मिक पुस्तक उठाओ उसमें उत्तराखंड का उल्लेख जरूर होगा, क्योंकि भगवान बद्रीनाथ यहीं, केदारनाथ भी यहीं, शिव जी, पार्वती, नंदा सब यहीं है। तो हर किसी धार्मिक, यहाँ तो हर किताब में यहाँ का उल्लेख होगा ना, पर उसको साहित्यिक स्रोतों के रूप में नहीं माना जाता है आज के समय। आज के समय का इतिहास किस पर भरोसा करता है, और वो नहीं है हमारे पास। तुम्हारे लिए इतिहास पढ़ना चैलेंजिंग हुआ, उत्तराखंड के हम हैं और हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो दिक्कत तो होगी। सर क्या हमारा इतिहास लिखा हुआ नहीं है? लिखा है, भर भर के लिखा है, पर कैसा है, जिस पे भरोसा नहीं करते। सर आज आप भरोसा करते हो लौकिक पर, और लौकिक हमारे पास है नहीं, तो एक बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो अब हम जब इतिहास पढ़ेंगे तो इस बात को आप समझो कि हम इतिहास कैसे पढ़े, क्योंकि इतिहास के लिए लिखित स्रोत चाहिए। और लौकिक साहित्यों की रचना हमारे राज्य में हुई 1611 ईस्वी के बाद। तो 1600 के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 1600 पहुंच जाएंगे, तुम्हारे भाई की घिची चलती, पर ऐसे टकाटक क्यों लिखा हुआ है सब, ये था राजा मानसा, उसने मारा इसको, मई पत्सा, ये मास्टर कहां से बोला, लिख रखा भाई, मेरे को क्या दिक्कत है, किताब पढ़ो, तुम्हारे सामने पेश करो। 1600 ईस्वी के बाद, उससे पहले मास्टर टपराते रहता बीच बीच में, क्या करो, तो कहानी तो बनानी है ना, क्योंकि उससे पहले का इतिहास लिखित नहीं है। तो हम इकट्ठा करते हैं इधर उधर से, कुछ यहां से उठा दिया, यार देखना यहाँ की कोई किताब, यहाँ जम्मू कश्मीर की किताब है राज तरंगिणी, हम पूरा पढ़ लेते हैं उसे, यार कहीं तो होगा उत्तराखंड, कहीं तो आया, 50 पेज हो गए, कहीं नहीं आया उत्तराखंड। चलते जा रहे, कहीं आपने 100-150 पेज खत्म कर दिए, और 100-150 पेज के खत्म करने के बाद तब कहीं एक छोटी सी कहानी आ रही है कि बसंत देव है वाले एक, और हमारे तो जोशीमठ में हमने कहा कुछ तो मिला बसंत देव। तो ऐसे हम तोड़ तोड़ के कहानी बनाते हैं। हम देखते हैं यहाँ नीचे कोई साहित्य लिखा गया हो, इधर उधर का साहित्य ढूंढते हैं, वहां से भी काम ना हुआ तो जब हमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिलेगा तो थक हार के तो हम इस पे भी भरोसा कर ही लेते हैं। उत्तराखंड में इतिहास तो बनाना है ना, इतिहास का मतलब कहानी है, उस स्टोरी को सबसे पहले स्टार्ट करना है। और इतिहास की समस्या ये है कि स्टार्ट है तो एंड भी करना है। आधी पिक्चर कौन देखेगा, सबसे पहले पिक्चर शुरू करना, शुरू ही नहीं हो रही यहाँ। तो यहाँ दिक्कत यह है कि पिक्चर शुरू ही नहीं हो रही, क्योंकि किताब है ही नहीं शुरू करने वाली, और सीधा आधा पिक्चर कर दे शुरू। हमने कहा चलो एक लड़के की कहानी सुनो, तुमने कहा गुरु जी सुनाओ, मैंने कहा उसकी लगी सीधा यूके SSC में नौकरी, यूके PSC में नौकरी। अब किसकी कौन है, जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में शुरुआत तो चाहिए। तो कहां से शुरू करें, तो शुरू करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, इसी के अंदर घुस गए। हम ब्राह्मण साहित्य को, भारतीय इतिहास में आप पढ़ोगे ब्राह्मण साहित्य को साइड कर देते हैं, उनको ऐतिहासिक स्रोत नहीं मानते। तो हम क्या करें, अगर तुम में से किसी के पास कोई और ऑप्शन है तो आज से हम वही करेंगे। बताओ, कहानी शुरू करनी है, करो शुरू, उसके लिए चाहिए स्रोत, और स्रोत है नहीं तो हम ले देके क्या करते हैं, ब्राह्मण साहित्यों के आधार पर ही अपना इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। जब हम शुरू कर लेते हैं तो बीच बीच में कुछ मिल भी जाता है, थोड़ा बहुत ये मिल जाता है, तुम्हारी स्टोरी चलती जाती है। स्टोरी चलते 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 एक जगह पहुंचे, अभी कुछ नहीं है, न ब्राह्मण है न ये है, अब मिल ही नहीं रहा कुछ। अब यहाँ पर कहानी यहाँ से शुरू हुई, ए बिंदु से चली चली चली, पहुंचना कहाँ है, बी पॉइंट तक, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है।
कि इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद की कहानी में क्या बदलाव आया होगा, ये समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करें? जिस चीज का बारे में किसी को नहीं पता ना, किसी को, अगर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तो उसके बारे में तुमको पता है। अगर तुम्हें शक्ति दे दी जाए तो, अगर आपको शक्ति दे दी जाए तो तब उसके बारे में तुमको बहुत सारी चीजें पता है। कोई स्टोरी अगर चलाए हम, पुरानी कोई सी भी कहानी अगर हम उठा के आपके सामने प्रस्तुत करें और मैं उन चीजों का कारण आपसे पूछूं तो मार लोगे तुक्का। एक कहानी में आपको ये शक्ति दे रहा हूं, आपके पास ये पावर है कि आप अपने हिसाब से उस कहानी को एडजस्ट कर लो। कथा बनानी आती है तुम्हें? कहानी बनानी आती है? क्या आप कहानी के रचनाकार हो, कहानी बना देते हो? सब हो तुम, क्योंकि तुम उत्तराखंड के हो, तुमको और आता भी क्या है? तुम कहानी बना देते, कुछ भी कहानी बना देते, किसी भी चीज के ऊपर आप कहानी बना दोगे। लोकली ना सक्षेत्रों में बना देते हैं। जैसे हमारे गांव में बहुत बड़ा वो है पत्थर, अब देखो सबकी कहानी मैच होगी। अभी आप इतना बड़ा सा पत्थर है और मेरे गांव के लोग कहते हैं कि एक बार भीम आया था बलिया, और बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि भीम आया और भीम खा रहा था खाना। अब भीम का खाने का एक घास नीचे गिरा, वो है बलिया पत्थर। विश्वास है उनको इसमें। क्या तुम्हारे यहाँ पर भीम से जुड़ी हुई कहानियां नहीं है क्या? सबके क्षेत्र में कहां कहां गया भीम, तो गया भी कहां का, जो भी कुछ बड़ा मिल जाए भाजी भीम का है, भीम का है, भीम का है। तो अब क्या होता है ना, जहां कहानी फंस जाती है, देखो यहाँ पे कहानी फंस गई, हमें कोई स्रोत ही नहीं मिल रहा है, अगला जो स्रोत मिल रहा है वो यहां से मिल रहा है, तो यहां से यहां के बीच क्या हुआ, इस बीच में क्या हुआ, उसके लिए संभावना व्यक्त करनी पड़ती है। यार क्या हुआ होगा भाई, आइडिया लगाना पड़ता है, तुक्का मारना पड़ता है। तो वो तुक्के हमारे राज्य में भर भर के मारे गए। मैं बताता, कई आते, मैं बताता क्या हुआ इसके बाद, इसको ऐसा हुआ, ऐसा, शुद्धि था, शुद्धि, अपनी मर्जी से कथा बना दी उसने। तो उस कथा को बोलते हैं लोक कथा। ऐसी कथाओं को क्या बोलते हैं? लोक गाथा या लोक कथाएं। अब ये लोक गाथा और लोक कथाओं पर इतिहास विश्वास नहीं करता है, हमको करना पड़ेगा। क्या करना था? है ही नहीं ऐतिहासिक स्रोत, हमको तो अपना इतिहास लोक गाथाओं के आधार पर भी पढ़ना पड़ेगा। जो लिखित रूप में नहीं है उसको भी इतिहास का हिस्सा मानना पड़ेगा। पेपर में प्रश्न भी आएंगे, तीलू रोतेली से प्रश्न आ जाएंगे आपके पास। तीलू रोतेली का कोई लिखित साहित्य नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, किंवदंती है, वो एक कहानी है। अब कहानी है तो भाई आपको मानना पड़ेगा। वीर माधो सिंह भंडारी की का उल्लेख जिस रूप में हमें मिल रहा होगा इतिहास में, उसके इतर भी हमें कुछ कहानियां पढ़नी है। जैसे कहते हैं वीर माधो सिंह भंडारी ने अपने बच्चे का गला काट दिया क्योंकि उनको अपने गांव में पानी की नहर लेकर के आनी थी। ये नहीं लिखा कहीं, इसका उल्लेख कहीं नहीं है। इसका उल्लेख भर भर के है कि पृथ्वीपति शाह के सेनापति थे माधो सिंह भंडारी, तुमुल युद्ध में मारे गए, तिब्बत को जीता, इसको जीता, इसको जीता। लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में हमें लोक गाथाओं का सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारे समाज में प्रचलित गाथाएं हैं ना, जैसे एक जगह पे ना हमारी कहानी स्टक हो जाएगी। मैं आपको सुनाता हूं कि हमारे राज्य में एक राजवंश था जो राज करता था कुणिंद। कुणिंद के बाद राज किया पौरव, पौरव के बाद कत्यूरी। कत्यूरी राजवंश के राजाओं की राजधानी जोशीमठ थी, चमोली गढ़वाल की जोशीमठ में। वो जोशीमठ में राज करते थे। अब कहानी चल रही, ऐसा हुआ, तैसा हुआ, तैसा हुआ। अब कहानी चलते चलते एक जगह पर आकर के ऐतिहासिक स्रोत बंद हो जाते हैं। 1000 ईस्वी के आसपास कोई ऐतिहासिक स्रोत नहीं। अब अगले ऐतिहासिक स्रोत जो है वो हमें मिलते लगभग 1300-1400 ईस्वी के आसपास, कि 1000 ईस्वी तक तो कहानी चल रही थी ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर। अब कोई सोर्स नहीं मिल रहा है। अब अगले सोर्स सीधा कहां मिल रहे हैं? 1300 में। जब 1300 में सोर्स मिलने स्टार्ट हुए, आप बताओ कहां थी कत्यूरियों की राजधानी? जोशीमठ। कहानी चल रही है, कत्यूरी राजवंश के राजाओं की राजधानी कहां है? जोशीमठ। फिर उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमने पढ़ा ही नहीं। 1100 में कुछ मिला नहीं, 1200 ईस्वी नहीं, 1300 में मिल गया। जब 1300 ईस्वी में साहित्यिक स्रोत मिलने शुरू हुए तो उन साहित्यिक स्रोतों में बताया गया कि कत्यूरी राजाओं की राजधानी तो बागेश्वर है। पहले कहां थी? यहां से यहां कैसे गई? ये है ना मेन प्रश्न। सर क्या हुआ होगा इन 300 सालों में? क्या ऐसा हुआ कि इनकी राजधानी जोशीमठ से बागेश्वर चली गई? तो बस तब तुम्हारा काम मैं बता रहा वाला। फिर एक से एक आए, भाजी मेरी बात सुनो, क्या हुआ? अलग अलग कहानियां। अब कहानियां कैसे बननी शुरू हुई कि एक राजा था जोशीमठ का, उसका नाम नरसिंह देव था, जिसका नाम कहीं नहीं लिखा नरसिंह देव। अभर वाले का एक राजा था, उसका नाम नरसिंह देव था। वो एक दिन शिकार पर गया। जब वो शिकार पर गया तो उसी समय भगवान विष्णु उसके घर पर वेश बदल कर आए, साधु का वेश बना करके आए। घर में रानी थी, रानी से भोजन मांगा, भोजन किया
और घर पर विश्राम करने लगे। राजा के बिस्तर पर जाकर के सो गए। इतने में राजा वापिस आया। राजा ने अपने बिस्तर पर किसी को लेटे हुए देखा तो तलवार से उसका हाथ काट दिया। उसका हाथ कटते ही खून की जगह दूध निकला। विष्णु अपने रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि तूने मेरा हाथ काटा, इसलिए आज के बाद तेरी राजधानी। अबे क्या मजाक कर रहा मास्टर यार, क्या चल रहा? और ये लिखना है तुमने अभी, ऐसा मत समझो इसको। ये राजधानी परिवर्तन करने की स्टोरी है, क्योंकि अगर ये नहीं तो फिर क्या, हमें नहीं पता है राजधानी बागेश्वर कैसे गई, पता नहीं। क्या करेंगे? ऐसी एक कथा को उठा देंगे। क्या बोलेंगे उसको? लोक गाथा। लोक कथाओं के आधार पर भी हमको अपना इतिहास पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सोर्स नहीं है ना। सोर्स होते तो फिर हमें क्या दिक्कत थी उनको पढ़ने की? आधी आधी कहानियां टूट जाएंगी। इनसे भी काम ना निकले ना तो कई बार जागरों के आधार पर भी हम राज्य का इतिहास पढ़ लेते हैं। जागर जानते हैं आप? जागर भी लोक गाथाएं होती है, पद्यात्मक रूप होता है कि भाई मिल ही नहीं रहा इतिहास, तो क्या करें? तो जागर के आधार पर भी इतिहास पढ़ना पड़ता है। तो हमेशा मेरे बोलने का सरल भाषा में मतलब ये है कि जब आप पढ़ते हैं उत्तराखंड का इतिहास तो वो चैलेंजिंग तो होता है, वो हमेशा से चैलेंजिंग रहता है। एक टाइम पीरियड के बाद जब आप मध्यकाल के उत्तरार्ध में पहुंच जाए तब तो इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि सब कुछ लिखित है। पर वहां तक पहुंचना बहुत बड़ा चैलेंज है, खासकर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, जब हम अपने राज्य का पुराना इतिहास पढ़ रहे होंगे तो वो थोड़ा सा डाउटफुल होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप इतिहास को पढ़ना एक बार शुरू करोगे तो आपके मन में डाउट आना स्वाभाविक सी बात है। और सबसे कॉमन डाउट जो स्टूडेंट के मन में रहता है वो ये कि सर मैंने उस किताब में ये पढ़ा। अब तुमने किसी भी किताब में कुछ भी पढ़ा हो, देखो भैया हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज है कम, इसलिए यहां तुक्का मारा गया है ज्यादा। तो जो भी किताब पढ़ोगे सब तुक्के वाली है। हमने भी जो पढ़ी हो सब तुक्के वाली है। तुक्का ही तो है, हिस्टोरिकल सोर्सेज ना के बराबर है। जिसको जैसे समझ आया उसने उसको उस तरीके से वर्णित कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है इस इतिहास में, क्योंकि ये वो दौर है जबकि हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज है ही कम। शुरुआती वाला जो दौर है ना, वो है ही एक ऐसा दौर जिसके हमारे पास साहित्यिक स्रोत है ही कम। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, चलो अब साहित्यिक स्रोतों में अलग अलग किताबों से कहानियां जुटाई गई और उन कहानियों के आधार पर जो कथा बन करके आती है इस राज्य की उसको शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो जमीन का क्षेत्र है ना, ये पूरा का पूरा जो जमीन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर सबसे पहले जो जाति निवास कर रही थी उसका नाम क्या था? कोल। जब हम ऐतिहासिक स्रोतों को, वैदिक काल के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और हम देखते हैं कि जहां से इतिहास लिखना शुरू हुआ है वहां से हम देखना शुरू करते हैं कि यार हमारा भी कहीं आ रहा कि नहीं आ रहा, हमारे बारे में भी वहां पर कुछ उल्लेख है या नहीं। तो जब हम उसको देखते हैं तो पता चलता है कि जो लोग यहां पर सबसे पहले निवास करते थे उनको क्या कहते थे? कोल। सबसे पहले यहां निवास करने वाले लोगों को कहा गया कोल। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि कोल नहीं था बोले इनका नाम, जो सबसे पहले यहां रहते थे उनका नाम मुंड था, बोले मुंड। तो हमने कहा तो कोई बात नहीं, मुंड था। तर यहाँ किसी ने बोले मुंड नहीं था, सबर था। अब जो भी था हमें क्या मतलब, और था भाई कोई थे। कुछ लोग इनको कोल कहते हैं, कुछ इनको मुंड कहते हैं, कुछ इनको सबर कहते हैं, लेकिन ये कोई थे जो यहाँ पर रहते थे। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर सबसे पहली कल्पनाएं इनके बारे में निकाली जाती कि ये कैसे थे। अब ये हमें कहां से पता चला होगा? अलग अलग धार्मिक, ब्राह्मण ग्रंथ, लौकिक ग्रंथों को पढ़ने से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे राज्य पर निवास करने वाले सबसे पहले लोग कौन थे? कोल। फिर इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे होते थे, किस प्रकार के थे। जैसे इनके बारे में सरल बातें कि ये कृषि और पशुपालन करते थे, बहुत शांत से लोग थे, अंधविश्वास पर विश्वास करते थे और नॉर्मली अपना जीवन यापन कर रहे थे। कृषि और पशुपालन, बढ़िया बात कि इनमें राजतंत्र नहीं था, इनका कोई राजा नहीं होता था, ये अपना शासन एडजस्टमेंट के हिसाब से चला देते थे। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन दौर था जब उत्तराखंड में कोल, मुंड और सबर रह रहे थे। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो सर ये लोक और परलोकवाद के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। लोक और परलोकवाद का सिद्धांत का अर्थ ये है कि अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, गलत करोगे तो नरक जाओगे, खत्म। इनको क्या जरूरत राजा की? अगर किसी ने चोरी करी तो सब चुप रहते थे, कोई बात नहीं। भाजी मेरा फोन चुरा गया यहाँ से, अच्छा चुरा गया तो जिसने चुराया नरक जाएगा रे, खत्म बस। अब नरक जाएगा वो। अब वो भी डर रहा जिसने चुराई, बेटा मैं नरक ना चल जाऊं ना, अब वो भी वापिस दे रहा। तो ये था लोक परलोकवाद का सिद्धांत। अच्छा करोगे स्वर्ग जाओगे, गलत करोगे नरक जाओगे। न इन्हें पुलिस की जरूरत पड़ी, न इनको राजा की जरूरत पड़ी, तो कोई राजतंत्र नहीं। और चल रहा था सिस्टम बढ़िया से। कौन रहते थे यहाँ पे? कोल। फिर कहते हैं कि कई वर्षों तक कोल जब यहाँ पर रहे तो कुछ वर्षों के बाद ये जो तिब्बत है, इस तिब्बत की तरफ से कुछ लोग थे जिन्होंने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण क्या? उन्होंने एंट्री कर दी। उनको क्या कहा गया?
अब ये जो किरात जब इस राज्य में एंटर किए तो ऑब्वियस है कोल उनका विरोध करेंगे, तो कोलों ने किरातों का विरोध किया, भाई कहां जा रहा, क्या हो रहा, ये वो सो। तो कोल और किरातों के बीच युद्ध हुआ। अब कोल और किरात वाले युद्ध में कौन जीत गया, तो सर किरात जीत गया। और जब किरात जीत गया तो किरात ने क्या किया, तो किरात ने कोल को अपना दास बना दिया, अपना नीचे चल पानी ला, लारा कोल तो लाना पड़ेगा, हारा हुआ हो ना, तो हारा हुआ व्यक्ति है तो ऊपर वाले की बात माननी पड़ेगी, चलो भाई ऐसा कर ऐसा कर। तो कोल जो यहाँ का मूल निवासी था वो दास बन गया और शासन कौन करने लगा, किरात करने लगा। किरातों के जीवन के बारे में हम बड़ी बड़ी बातें लिखेंगे, जैसे वो कृषि नहीं करते थे, पशुपालन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये काम ये कर लेते थे, खेती तुम करो, पशुपालन तुम करो, व्यापार करते थे और दुकानदारी कर रहे अपने बढ़िया से। कई वर्षों तक किरातों का शासन रहा। जब कई वर्षों तक इस क्षेत्र पर किरातों का शासन रहा तो कहते हैं हिमाचल की तरफ से एक तीसरी कम्युनिटी यहाँ पर आकर के आक्रमण करती है, उसका नाम क्या था, और ये सबसे पावरफुल कम्युनिटी मानी जाती है जब हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि खसों ने जब इस राज्य पर आक्रमण किया तो इस राज्य पर आक्रमण करके उन्होंने किरातों को पराजित कर दिया। किरातों को पराजित करने के बाद अब सबसे टॉप पे कौन हो गए, खस, उसके नीचे किरात, सबसे नीचे कोल। कोल सबसे निम्नतम जातीय समुदाय बन गया और सबसे टॉप पे कौन, खस। खसों ने जो अलग चीज करी जो किरात और कोल कभी नहीं कर पाए थे, जो खसों ने करी वो क्या कि उन्होंने इस राज्य के लिए पहली बार नियम बनाने शुरू किए, रूल्स बनाए जो पहले नहीं बने हुए थे। जब हम अपने राज्य का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले नियम किसने बनाए, खसों ने ही बनाए। इससे पहले नियम नहीं थे। किस चीज के नियम सर, सब चीज के नियम, XYZ सब चीज के नियम, जन्म के नियम, मृत्यु के नियम, शादी के नियम, विवाह के नियम, उत्तराधिकार के नियम, सब कुछ XYZ जो कुछ भी उत्तराखंड राज्य में बनी हुई व्यवस्थाएं हैं वो सबसे पहले किसने बनाई, खसों ने। तो उन्होंने सामाजिक नियम बना दिया, उन्होंने एक रूल बना दिया, हाँ भाई शादी होगी, लड़का वाले बारात लेके जाएंगे। उस दिन ऐसा हो जाता जो कि लड़की वाले जाएंगे, तो वही बनती व्यवस्था, लड़का वाले बारात लेके जाएंगे, ठीक है सर, लड़का वाले बारात लेके निकले। पहला दिन तुम जाओगे लड़की के घर, वहां पंडित जी बैठा होगा, ऐसा तैसा सब कुछ ना, रिबन कटिंग, जयमाला, फेरे, सात, क्यों सात निकल गया मुंह से, निकले सात, 7 जन्मों का रिश्ता। किसने देगा 7 जन्म, तुक्का ही चल रहा वैसे, 7 जन्मों का रिश्ता है इसलिए 7 होते हैं फेरे। और कभी कभी किसी की शादी में 8 हो गए, जो तो कभी कभी पंडित जी भी रहते झों टाइप का, पता ही नहीं है, चलता चल चल अब कितने हो गए, 8 हो गए, तो क्या होता तब, फांसी भी लटकाते उसको। किसी ने को बोला पंडित जी ने 7 फेरे लो और उसने ले ली 8, और तुमने पंडित जी को कह दिया, मान लो तुम्हारी शादी में हो जाए ऐसा, ये पंडित 9 हो गए, ऐसा हो जाए ना, आप ऐसा फेरे ले रहे और तुमने बीच में बोला पंडित जी, अरे पंडित जी यार 9 हो गए, कैसे ध्यान नहीं रहा, अब क्या होगा बताओ, ऐसा बोलेगा वापिस 2 कम करो, क्या होगा बताओ, कुछ नहीं होगा। छोटी ने बोल दिया कुछ नहीं हो, अब हो गए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, 9 जन्मों का हो गए तुम्हारा, बहुत बढ़िया, 2 और करो, 11 कर लो, 12 कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। तो एक नियम बना रखा ना, ऐसे प्राचीन नियम बने। तो सबसे पहले नियम किसके द्वारा बनाए गए, खसों ने। अब खसों के द्वारा जब नियम बनाए गए तो एक पीढ़ी ने इन नियमों को फॉलो किया, अगली पीढ़ी ने नियम फॉलो किए, अगली पीढ़ी ने नियमों को फॉलो किया। जब नियम बार बार फॉलो किए जाते हैं तो धीरे धीरे करके नियम जो है ना वो प्रथाओं का रूप ले लेते हैं। प्रथा बन गई, वो नियम था, वो समाज को अच्छे तरीके से चलाने के लिए नियम बनाया गया, बार बार उस नियम को फॉलो किया किया किया। तो सामाजिक नियमों के बार बार आवृत्ति से किसका जन्म होता है, प्रथा। अब वो एक प्रथा बन गई, और जब कोई चीज प्रथा बन गई तो बताओ वो कितना ज्यादा आपके जीवन से कनेक्टेड है। चाहे तुम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, आपकी खुद की प्रथाओं को यदि आपसे छीना जाएगा तो गुस्सा आएगा ना। चाहे वो कितने मॉडर्न इंग्लिश मीडियम वाले हो जाओ तुम, लेकिन भाई साहब अगर ये डिसाइड हो गया कि तुम्हारी शादी में जयमाला नहीं होगी, ऐसा बोल दिया, तो कैसा हो जाएगा, मुंह इतना बड़ा ना, अपनी बार तो करा दिया, हमारा नहीं करा रहा है। प्रथाएं वो हमारे दिल से जुड़ जाती है भाई। आप सोचो तुम्हारी शादी में अगर ऐसा डिसाइड हो गया जो कि भाई एक काम करो, शादी करनी तुम्हें, तुम दुल्हन बनोगे, लड़कों के लिए ये कह दिया दुल्हन बनना, घर ही पर है, हम ला रहे तेरी दुल्हन, यही रहे तू, और 2-3 चल जाए तुम्हारा भाई बंद, और दुल्हन को ले आए उठा के, हे ले रहे, तो मंजूर होगा आपको ऐसा विवाह। और अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, तुम दोनों को साथ रहना है। और आपको ये कहा गया तुम तो बड़े मॉडर्न थिंकिंग वाले हो, कहाँ दूल्हा क्या बात, यही रहे, तो हम ला रहे भाभी को, और लाए भाभी को, भाभी जाओ शादी हो गई, तो आप मान लोगे इसको, नहीं ना। प्रथाएं दिल से अटैच हो जाती है। जब प्रथाओं का जन्म होता है तो इसी प्रथा से हमारी संस्कृति का विकास होता है, हमारा कल्चर बनता है। तो जो भी हमारा कल्चर, हमारी प्रथा, हमारे नियम है, वो सब किससे एसोसिएटेड है, खस से।
और खसों ने राज्य पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। इसलिए इनके द्वारा बनाए गए नियम, इनके द्वारा बनाई गई प्रथाएं, इनके द्वारा जो संस्कृति का विकास हुआ वो संस्कृति जल्दी से खत्म नहीं होगी। उसके अवशेष हमें आज भी दिखाई देते हैं, वो जल्दी से खत्म नहीं होगी। आगे आने वाले राजाओं की तुलना में इनका शासन इतना अधिक था कि इन्होंने जो सामाजिक व्यवस्था बना दी उसी को हम अपने राज्य की सामाजिक व्यवस्था की नींव मान के चलते कि सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था किसने बनाई? खसों ने बनाई। तो राज्य के अंदर अगर हम शुरुआती दौर के लोगों को देखें जो सबसे पहले शासन कर रहे थे, तो उसमें 3 लोगों का नाम सबसे ज्यादा प्रचलित होता है। कौन? कोल, किरात और खस। अब आप टॉपिक डालो, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, पूरा मतलब पुरानी प्रजातियां, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों। पूरा प्रजातियों का मतलब समझो आप, ये कौन लोग हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? ये वैदिक काल से पहले की कहानी है। अभी एक कहानी और जुड़ी है हमारे साथ। कहानी ये जुड़ी है कि वैदिक काल में 1500 ईसा पूर्व मध्य एशिया से कुछ लोग भारत की तरफ आए। 1500 ईसा पूर्व में कुछ लोग जो मिडिल एशिया में रहते थे वे भारत की तरफ आए, और वो कहते हैं कि जब हम भारत की तरफ आए तब यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी रह रहे थे। तो ये थे वो लोग जो पहले से ही रह रहे थे। वो लोग जो 1500 ईसा पूर्व भारत के अंदर एंट्री करते हैं वो अपने से बढ़कर किसी को समझते नहीं थे। एटीट्यूड ऐसा भयंकर की थी, तुम मानोगे नहीं। भयंकर टैलेंटेड बोलते हैं, वो स्मार्ट भी थे, ऐसी बात नहीं। दुनिया के सबसे खूबसूरत लोगों में उनका नाम होता है, वो सबसे बेहतरीन थे। वो कह रहे हैं हमसे भयंकर कोई है ही नहीं। कौन थे वो पता है? आर्य कहते हैं उनको, आर्य, आर्यंस। वो आए 1500 ईसा पूर्व और कहते हैं वो भारतवर्ष के अंदर आए, अलग अलग शाखाओं में बटे। तो जब आर्य यहाँ आए ना तो कुछ लोग ऑलरेडी यहाँ पर थे, उनको आर्यों ने अपने से तुच्छ समझा। आर्यों ने उनके साथ डिबेट किया। ये संस्कृत भाषा बोलते थे आर्य। कुत्र गच्छामि यो वत्र तत्र तत्यंतु। इस बेटा क्या बोला ना, ये बेचारे शरीफ लोग थे ना, जैसे कोल कुल लोग थे, शरीफ थे बेचारे, सिंपल प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग करते थे। ऐसा करते थे। जैसे भैंस को क्या फर्क पड़ता है, गाय को क्या फर्क पड़ता है, या बैल को क्या फर्क पड़ता है कि आप उससे क्या बोल रहे हो? उसको आप ओ कर दो तो ओ मतलब रुक जाएगी वो, ओ तो बस ओ। तो ऐसे वाले थे, ओ जो यो वो प्राकृतिक भाषा, प्राकृत कहते हैं ना, प्राकृत। तो ये प्राकृतिक भाषा वाले ऐसे चल रही। और उसके बीच में ये भाई आ रखा जो फटाफट भोजन मंत्र, खाने का भी मंत्र है इसका, पता नहीं कई कई मंत्र संस्कृत में बोलना पड़ा ऐसा कि दर 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 बिल्कुल एक तरफ से। वो भाई ना अपने आप ये थोड़ा श्रेष्ठ बन गया भाई, ये खत्म। कुछ बात करेगा ये जब उससे तो वो चुप हो जाएगा। तुमको मिल जाए कोई इंग्लिश मीडियम वाला दुर 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 इंग्लिश बोल रहा, सीधा चुप रहता ना आदमी, और मन में ये भाव आते बेटा है ये। एक बार पलट के तो देखता है आदमी ना, कैसे बोल रहा भाई, वेल दिस इज माई थैंक यू क्या बोल रहा भाई, और अपना सिंपल चल रहा। अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में है जहां आपको दिख रहा है अंग्रेजी बोलने वालों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कम्युनिटी में साधारणतया ये देखा जाएगा कि आप चुप हो जाएंगे, चुप हो जाते ना फिर। या फिर किसी ऐसी शादी ब्याह फंक्शन में जा रखे जहां भयंकर तरीके से आ रखे लोग, बिल्कुल ऑडी गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रखे, तो वहां तुमने अपनी टिक्की उठाई और पीछे बैठ गए जगह ना, चुप रहा यार भाई। और जैसे तुम्हारे गांव में हो जो शादी, तब सबसे आगे बैठता आदमी, नाचता भी है वहां खूब ना, और कोशिश करते हैं कि मैं हाईलाइट हो जाऊं, हर कोई मुझे देखे। और जैसे ही कोई तुम्हारे पास आ रहा है, क्या करते तुम, तो खुला होकर बताते, करणपुर में कोचिंग करते। जी क्या बात करें तुम, करणपुर में ऐसा होता है। और यहाँ देहरादून में ले गए तो मुख्यमंत्री की पार्टी में ले गए, तो वहां आप ये कोशिश करोगे कि जितना मिले जैसा मिले खाओ और निकलो यहाँ से भाई साहब। यहाँ भाई ये हर आदमी अंग्रेजी बात कर, ये एक है आर्य, ये संस्कृत के बड़े प्रचारक थे। संस्कृत में ये कहते हैं हमने वेद रची है, ये कह रहे हमने वेदों की रचना करी, तुमने क्या किया है। तो ये बेचारे चुप रहते थे, ये ठीक है भाई जी बस तेरे से बात ही नहीं करनी। तो कुछ लोग जो यहाँ पर पहले से रह रहे थे उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी कौन आएगा यहाँ पर? तो वैदिक काल तो तब शुरू होगा जब आर्य आ जाएंगे। आर्यों के आने से पहले की कहानी, इसलिए क्या लिखा आपने, उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां। पूरा मतलब आर्यों के आने से पूर्व जो लोग यहाँ पर निवास कर रहे थे। तो उत्तराखंड की पूरा प्रजातियों में सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, कोल या फिर मुंड या सबर। ठीक है, सबसे पहले जो लोग इस राज्य पर निवास कर रहे थे उनमें सबसे पहला पॉइंट लिखो आप, कोल, मुंड या सबर। पहला पॉइंट लिखना, यह उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति है या जाति है, जो आप लिखोगे राज्य की सबसे प्राचीन प्रजाति।
ठीक है, उत्तराखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति है। अब आपके पास पेपर में प्रश्न पूछने का ढंग है, वो आयोग के पास है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो पूछ ले कि उत्तराखंड की सबसे प्राचीन प्रजाति का नाम बताओ, हो सकता है पूछ ले सबसे प्राचीन जाति का नाम बताए, या पूछ सकता है सबसे पुरानी पूरा प्रजाति का नाम बताए, या कह दे सबसे प्राचीन आदिम जाति या समुदाय कौन सा है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन रहते थे? कोल। तो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन आदिम जाति या समुदाय कोल है। चलो छोटे छोटे पॉइंट। कृषि, पशुपालन, ये इनका मुख्य व्यवसाय था। अंधविश्वासी थे, अंधविश्वास। कृषि और पशुपालन, ठीक। अंधविश्वास, लोक परलोकवाद, सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। लोक परलोकवाद आ गया, इसका मतलब राजा नहीं होगा, राजा की जरूरत ही नहीं है, प्रधान भी नहीं हो, कुछ की जरूरत नहीं है, बस भगवान देख रहा है, वही है राजा सबका। लोक परलोकवाद, अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे, सिंपल सिस्टम। इनकी फिलॉसफी गजब की है, ठीक है, अच्छा सिस्टम है। लोक परलोकवाद। कृषि और पशुपालन, अंधविश्वास, लोक परलोकवाद के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। ऐसा कोई समाज होगा ना तो उसे नहीं राजा की जरूरत है, उसको राजा की क्या जरूरत है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, चल जाएगा आराम से। कृषि, पशुपालन, अंधविश्वास, लोक परलोकवाद। एक स्टूडेंट तुम्हारी क्लास का था, कुछ दिन पहले मुझे मिला, अभी तो गांव चले गया, और आपकी क्लास के एक स्टूडेंट ने कहा, गुरुजी मैं गांव से मटन ला रखा, बोला मटन खाते तुम? मैं बोला नहीं, मैं खाता था पहले नॉन वेज, मैंने बंद कर दिया। तो भयंकर गुस्सा हुआ, क्यों क्यों किया? बोला तूने, तुम्हारी क्लास का ही था, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा कि क्यों किया गुरुजी तुमने बंद? मैंने कहा एक बाबा है टीवी में आते हैं, प्रेमानंद बाबा, मैंने उनका लेक्चर सुना, बहुत अच्छा लगा, मुझे उनकी बातें यथार्थ लगी, सत्य लगी, और उनकी बातों को सुन के मैंने नॉनवेज बंद कर दिया। तो उसका तर्क ये था। फिर उस स्टूडेंट का तर्क क्या था? वो कह रहा कि ऐसा थोड़ी होता, बल देखो गुरुजी, अब उसने अपना तर्क दिया, देखो गुरुजी इस दुनिया में जो चीज बनी है खाने के लिए बनी है, खत्म खानी। अरे ऐसा बाबा बुआ की बात सुनेगा तो कुछ नहीं होगा। बोला चल, बोले मेरे जबरदस्ती ले गया था खींच के, मैं बोला कल आऊंगा, तो अच्छा हो गया, गांव चले गया उसके बाद। पर उसका अलग तर्क है, तो वो तर्क ना ये वाला नहीं है, उसका तर्क अलग है। वो तार्किक बुद्धि से ये सोच के चल रहा है ऐसा होगा वैसा होगा। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनका बहुत कॉमन तर्क ये है कि अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो पृथ्वी पर मुर्गी की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा होगा तैसा होगा। कुछ नहीं होगा, शुद्धिता ना, ऐसे ही है दिमाग। जो लोग खाते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं, उनका तर्क ये है कि आपके चक्कर में उसको मारा जा रहा है या ये किया जा रहा है। तो अपने अपने तर्कवाद के सिद्धांत है, लेकिन लोक परलोकवाद सबसे बेस्ट है ना। लोक परलोकवाद का मतलब क्या है? अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो राजा की जरूरत पड़ेगी कोलों को? कोल का कोई राजा होगा क्या? काय का राजा? जरूरत ही नहीं है। राजा क्या करता है? न्याय करता है। ये न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? भगवान के पास। कुछ बुरा हो गया, हे भगवान जिसने किया उसको सजा दे देना, वाह बस खत्म, अगले दिन अपने काम पे लग गए। तो इनको कोई राजा की जरूरत नहीं, बढ़िया सा जीवन जी रहे, प्राकृतिक जीवन जी रहे। इनके समाज में ना तो कोई सामाजिक प्रथा, ना ही किसी प्रकार का आडंबर, कुछ नहीं, कोई सामाजिक प्रथा नहीं, कोई आडंबर नहीं। देख रहे हो एक चीज, सबसे बड़ी बात, इनके पास ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है उनके पास। नरसिंह देवता, भैरव देवता, कोई देवता नहीं। प्रकृति पूजक, प्रकृति की पूजा करेंगे। सुबह सुबह घाम आया, जय हो, बस कौन है तू, नाम नहीं है उसका। ये वो दौर है जब उसका नाम नहीं। सूर्य भगवान, सूर्य भगवान तो तब आए जब वैदिक काल आएगा। ये जय हो भाई, बल्लभ, बल्लभ आ गया ना, सूर्य लाइट आएगी भाई, ए जय हो भाई, बस ईश्वर ही नहीं है, प्रकृति पूजक है। पूजा किसकी कर रहे हैं? सूर्य की। सुनो, सूर्य यदि देवता है या नहीं है, चाहे आप उसे देवता मानो या ना मानो, तो दोनों स्थिति में पूजनीय है ना, दोनों ही स्थिति में। सोचो जरा, कल सूर्य ऐसा कह दे मैं नहीं आ रहा कल से, वही तक गड़बड़ ना। हे भगवान, बस अब तू भगवान है चाहे ना है, तो सूर्य की पूजा करना, भूमि की पूजा करना, भूमियाल, भूमि की पूजा, चाहे आप माता हो या ना हो, आपकी पूजा, आप हमें अन्न दे रहे हो, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रकृति पूजा, जिसमें ऐसा अटपटांग मन मर्जी का देवता नहीं पूछते हैं। तो कोल कैसा जीवन जीते थे? कोल प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। इनमें ईश्वर वाली संकल्पना ये स्टार्ट नहीं हुई थी। अगले पॉइंट पर, किरातों ने कोलों को पराजित किया। अगले पॉइंट में किरात, फिर ये आगे बीच में किरात, किरातों ने कोलों को पराजित किया। किरात आए और उन्होंने कोलों को पराजित किया। जरा एक दो पॉइंट इसके बारे में लिखना। किरातों को महाभारत में भिल्ल कहा गया है, भिल्ल।
भिल्ल। भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी को भिलंगना, क्यों कहते हैं उसे भिलंगना? भिल्ल प्रदेश से आती है। तो जो टिहरी जिले के अंदर खतलिंग ग्लेशियर और उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां पर भिल्लों के निवास की पुष्टि मिलती है, इसलिए उसको भिल्ल क्षेत्र कहते हैं। अब भिल्ल किसको बोलते हैं? किरातों को। किरातों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। जब अब देखो चले गए ना ब्राह्मण ग्रंथों पर, कथा शुरू तो करनी थी, कहां से करते? तो हमने ब्राह्मण साहित्यों को थोड़ा सा आधार बना दिया कि सबसे पहले कोलों को पराजित किया किरातों ने। किरातों का उल्लेख महाभारत में मिलता है और महाभारत में इन्हें क्या कहते हैं? भिल्ल। किरात कृषि और पशुपालन नहीं करते थे, ये पहला पॉइंट। व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जब किरात आए तो उन्होंने कृषि और पशुपालन नहीं किया। कृषि और पशुपालन के स्थान पर किरातों ने व्यापार को प्राथमिकता दी। ट्रेड करते थे, व्यापार ये करते थे, ठीक, व्यापार ये करते थे। अगर तुम्हारे जीवन में ये पढ़ाई नहीं होती या ये ऑप्शन नहीं होता कि कैरियर बनाना है, कुछ लोग तो स्वाभिमानी होते ना, भाई बनाना है तो बनाना है। सोचो अगर आपके पिताजी करोड़पति हो, करोड़पति, करोड़ नहीं, करोड़ से भी भयंकर वाला, अरबपति भयंकर है, मतलब इतना पैसा है कि तुमको लग रहा है यार ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी, ठीक है। और एक मकान तुम्हारा देहरादून में हो, एक हो मसूरी में, एक हो तुम्हारा जोशीमठ में, ऐसे अलग अलग 10-12 मकान है तुम्हारे, एक बंबई में भी हो, एक केरल में भी हो, तो कैसा जीवन? मतलब ऐसा टेंशन नहीं है, करोड़ों रुपया मेरे पास है, सब सेट हो रखा है। तो ऐसी कंडीशन में टारगेट अगर कोई प्रेशर ना हो सर पर, तो क्या ऐसा करोगे तुम कि गर्मियां आते ही सीधा जोशीमठ वाले मकान में चले गए और तुम वहां जा रहे, सब नौकर चाकर बैठे हुए है ना? गर्मियां जोशीमठ में निपटाई, अब जैसे ही सर्दी आई, सर्दी आते ही देहरादून आ गए, अगली गर्मी शिमला चले गए, अगली गर्मी ऐसा चले गए। ये अच्छा जीवन है कि बेकार? ऐसा जीवन कि जैसे ऋतु बदले ऋतु के हिसाब से ऐसी जगह चले जाओ जहां पर उस समय मौसम अच्छा हो। ये अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। क्यों नहीं करते हो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? करना चाहते हो, तुम ऐसा नहीं करते हो, चलो ठीक है, आप ऐसा करना चाहते हो, हर कोई चाहता है, कौन है जो ऐसा नहीं चाहेगा? अब प्रेशर है ना, दिक्कत है, यहाँ माया जाल में फंस गए तो अब दिक्कत हो जाएगी। अब ये है, अभी तुम्हारे सामने सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ, जैसे तुमको लग रहा होगा कि एक बार नौकरी लग जाए तब करेंगे ना मास्टर ऐसा, तब कहां से होगा? एक बार नौकरी लगी, घर वाली शादी कर देंगे तुम्हारा तुरंत। जैसे तुम्हारी नौकरी लगी बस उसके बाद लड़की ढूंढ ली, अब वो 1.5 साल जब तक लड़की ढूंढी बस वही है, तो उसके बाद शादी होगी, शादी और बच्चे, बस उन्हीं के लिए जीवन, और ये चलता रहेगा। फिर तुमको याद आएगी ये सब चीज की कभी 60 साल के बाद, तब टाइम ही नहीं होता, तब डेंजर जोन में आ जाता आदमी ना, क्या पता कल की परसों निपट जाएगा। उस समय ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, लोग प्रकृति पर ज्यादा विश्वास करते हैं। उस समय पर उत्तराखंड में पेपर होते नहीं थे, तो तैयारी भी नहीं होती, तो रिलैक्स है ना, स्कूल 11-12 कुछ नहीं, मस्त जीवन चल रहा है। तो ये लोग जैसे जैसे व्यापार करते, तो व्यापार के साथ उन्होंने हमारी संस्कृति में एक नई चीज को भी जोड़ा, क्या? ऋतु प्रवासिता को। ऋतु प्रवास ये किरातों की ही देन है, ऋतु प्रवास, ऋतु के अनुसार अपना स्थान चेंज कर। तो किरात जो है वो व्यापार प्रधान जन थे, मतलब व्यापार करते थे और साथ ही साथ ऋतु प्रवास में विश्वास रखते थे, ठीक है। ऋतु प्रवास, ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान चेंज कर लेते। फिर किरातों को किसने पराजित किया? और वहां से सामाजिक व्यवस्थाएं बननी शुरू होगी। जब खस आ जाएंगे तो उन्होंने नई नई सामाजिक व्यवस्थाएं शुरू करी, नियम बने राज्य में। झटेला की प्रथा सुना है नाम? टेकुआ, झटेला, टेकुआ, जेठा, घर जमाई, ये बनी कई प्रथा। ऐसी प्रथाएं ले आए, नहीं प्रथा। जेठा, जब दादा की डेथ हुई गांव में, तो दादा की मृत्यु के बाद जो सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा वाला पोड़ा था किसको मिला? ताऊ जी को मिला। क्यों? बड़ा है वाला, हम कुछ नहीं तो ना, मैं सबसे ज्येष्ठ हूं, तो ज्येष्ठ हूं तो ये करना पड़ेगा। ये प्रथाएं हैं जो प्राचीन कल्चर से बनी हुई आई है हमारे राज्य के अंदर। जैसे किसी परिवार में मान लो कि ये ए नाम का व्यक्ति है, इसका 1 2 3 4 4 बेटे हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर रहती है? सबसे बड़े वाले पे रहती है ना इसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा वाला जो रहता है। ये जो मास्टर हिंदी पढ़ाता वो भी सबसे बड़ा है यहाँ। अब वो मेरे से ये डिस्कशन कर रहा था, यार एक बात बता, फैमिली को पालन पोषण, अब उसने कहा अब मैं हूँ, मेरे नीचे मेरे छोटे छोटे भाई हैं, फिर उसने कहा देखो क्या होगा, जो हमारे गांव में आज तक हुआ है वही होगा। मुझे
अपनी शादी तो करनी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है, इसकी भी करनी है। फिर उसने कहा कि जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी सबसे छोटे वाले की, तो शादी के बाद ये जुदा हो जाएगा, जुदा अलग चल जाएगा। ऐसा जनरली होगा ना। छोटा भाई का क्या है, अपना रिलैक्स रह रहा है, तो बड़े भाई के ऊपर जिम्मेदारियां, तो जिम्मेदारियां ज्यादा है तो उसे संपत्ति में भी बड़ा हिस्सा दिया जाता है। ऐसी प्रथाएं बनाई गई। ये सारी प्रथाएं किसके द्वारा बनाई गई है? ये सब खसों के द्वारा बनाई गई, आज तक चलती आ रही है। हमारे को इस बोर्ड में परसों सॉफ्टवेयर अपडेट करने थे, और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए इंजीनियर आ गया, लगभग तुम्हारी उम्र का होगा भाई, बिल्कुल चंकी फंकी बॉय था, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ये बाल खड़ा करके और बिल्कुल ऐसा चला था। मुझे लगा ये तो हीरो तो नहीं है ये। अंदर आया और खोला उसने नेट नू टक टक करने लगा। मैंने उसे कहा भाई चाय मंगाऊं क्या? उसने कहा नहीं। मैंने कहा चाय नहीं पीता, थकावा लग रहा है। उसने कहा भैया चाय पीता हूँ, मेरी मम्मी की डेथ हुई है इसलिए 1 साल तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। ये मैं बोला तू तो चंकी फंकी टाइप लग रहा। उसने कहा ना जी ना, ये नियम है ना सर। तो पहाड़ों में से नहीं, किसने बनाए? सोचो, खसों के द्वारा, आज से हजारों वर्ष पूर्व खसों के द्वारा बनाया गया नियम, और आज की मॉडर्न एजुकेशन के अंदर अब वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी संस्कृति रही होगी ना इनकी। इन्होंने कितने समय तक शासन किया होगा कि इनकी संस्कृति आज तक चलती आ रही। तो सबसे पहली कम्युनिटी जो राज्य पर शासन करती है खस ही है। कल की क्लास में करते हैं खस, और उसके बाद एक नई कम्युनिटी कुणिंद। ठीक है, कल वाली क्लास में करते हैं।